नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर। साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बचत और साख के बारे में अध्ययन किया था, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए जो चर्चा करेंगे साथियों, वो आज का हमारा विषय होगा साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक संजय था और दूसरा व्यक्ति पंकज। इन दोनों को अपने अलग अलग कार्यों के लिए किसकी जरूरत थी दोस्तों? ऋण की। और मैंने कहा था साथियों, ऋण प्रदान करना ही या ऋण देना ही हम क्या कह सकते हैं? साख प्रदान करना कह सकते हैं साथियों। तो मित्रों, अर्थव्यवस्था में ऐसे हमें सदस्य आसानी से देखने को मिल जाते हैं जिन सदस्यों की जो आय होती है उस आय से अधिक क्या होते हैं? उनके खर्च। अर्थात मैं ऐसे कहूं कि साथियों, उनकी आय तो कम होती है लेकिन उनके खर्च कैसे होते हैं? ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथियों, इन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऋण की। या फिर मैं ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी उसे जो धन की आवश्यकता होगी, उस धन की आवश्यकता को भी किसके माध्यम से पूरा किया जाएगा? ऋण के माध्यम से। बात समझ में आई? यहां तक कुछ नया नहीं पढ़ा है साथियों, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल साथियों, मैं इसके अपोजिट बात करूं, एक हमने एग्जाम्पल लिया था जयपुर के रहने वाले नितेश और उनकी पत्नी चांदनी। इनकी आय मेरे भाइयों अधिक हैं और इनके खर्च कैसे हैं? कम। ऐसा ही पढ़ा था ना? तो साथियों, जो इनके पास अधिशेष जो राशि है, उस राशि को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बचत कहेंगे। और प्रत्येक बचत करता चाहता है कि उसकी बचत सुरक्षित रहे और साथ में उस पर उचित मात्रा में क्या मिले? ब्याज भी। उचित मात्रा में ब्याज भी क्या हो? उन्हें प्राप्त हो। तो मेरे साथियों, इन दोनों व्यक्तियों के सामने एक विशेष परिस्थिति है। एक जो संजय और पंकज था, इनके सामने विशेष परिस्थिति थी दोस्तों ऋण प्राप्त करने की, ताकि ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जबकि नितेश और चांदनी के सामने जो समस्या थी दोस्तों, वो थी अपनी बचत को सुरक्षित रखने की।
और साथ में वो उचित मात्रा में क्या पा सकें, ब्याज प्राप्त कर सकें। तो इन सबका जो समाधान था दोस्तों, इन सबका समाधान होता है वित्तीय संस्थान। इन सबका समाधान क्या है दोस्तों, वित्तीय संस्थान। अब आप सोच रहे होंगे कि वित्तीय संस्थान होते क्या हैं। ये वे संस्थाएं होती हैं दोस्तों जो बचतकर्ता की बचत को क्या करती है, जमा करती है, और जो ऋणी व्यक्ति होते हैं अर्थात जो ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको क्या देते हैं, ऋण भी उपलब्ध करवाते हैं। वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं दोस्तों जो वस्तुओं को क्या करते हैं, जमा करते हैं, और साथ में वो विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं क्रियाएं करते हैं, जैसे कि जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना आदि सभी जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो किसके माध्यम से की जाती हैं साथियों, वित्तीय संस्थान के माध्यम से। अगर मैं सही मायने में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों, तो साथियों जब हम बात करें वित्तीय संस्था की तो साथियों हम कह सकते हैं कि ये वे संस्था होती हैं जो वित्तीय लेन देनों को संपन्न करती हैं, जिसमें जमाएं स्वीकार करना, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। अब इन वित्तीय संस्थाओं में दोस्तों कौन कौन सी संस्थाओं को शामिल किया जाता है, मैं उदाहरण की बात करूं दोस्तों, जैसे कि हमारी बैंकें, सहकारी समितियां, साहूकार, और देसी बैंकर
आदि को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या समझे साथी आप? हमने कहा कि वित्तीय संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो वित्त संबंधी कार्यों को क्या करती हैं, संपन्न करती हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों जो वित्तीय लेन देनों को क्या करती हूँ, संपन्न करती हूँ, जिसमें जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना आदि सभी कार्यों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाते हैं। अब इन वित्तीय संस्थाओं के जो उदाहरण हैं दोस्तों, हमारे पास बैंक हो सकती हैं, सहकारी समितियां हो सकती हैं, साहूकार या महाजन हो सकते हैं और देशी बैंकर हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों आगे मैं बात करूं वित्तीय संस्थाओं की, तो वित्तीय संस्थाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। कौन कौन से दोस्तों? साख के संस्थागत स्रोत, और दूसरे होते हैं दोस्तों गैर संस्थागत स्रोत। वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों? 2 भागों में। एक वित्त के संस्थागत स्रोत होंगे दोस्तों और दूसरे गैर संस्थागत स्रोत। तो मैं बात करूं दोस्तों संस्थागत स्रोतों की, तो साथियों मैं ऐसे कह सकता हूं संस्थागत स्रोत साख के संस्थागत स्रोत सरकार के नियंत्रण एवं संरक्षण में कार्य करती हैं। जबकि साथियों में गैर संस्थागत स्रोतों की बात करूं तो कहेंगे साथियों गैर संस्थागत स्रोत सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करते। साथियों हम सरकार की ना कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं साख प्रदान करने के ये स्रोत, साख प्रदान करने के ये स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं। जबकि साथियों हम ऐसे कह सकते हैं साख प्रदान करने के
ये स्रोत केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य नहीं करते। आगे दोस्तों मैं बात करूं, इसके उदाहरणों में हम बैंक और सहकारी समितियों को शामिल करते हैं। जबकि साथियों हम इसमें साहूकार या दोस्तों महाजन और देसी बैंकर आदि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाते हैं। आगे दोस्तों मैं बात करूं अगले पॉइंट की, कि जो संस्थागत स्रोत होते हैं दोस्तों, ये स्रोत जनता की सेवार्थ या मैं कहूँ दोस्तों सामाजिक दायित्वों के अधीन कार्य करते हैं। जबकि साथियों इन स्रोतों पर सामाजिक दायित्व की इन स्रोतों पर सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी नहीं होती। आगे दोस्तों मैं बात करूं, आगे मैं ऐसे और कारणों की बात करूं दोस्तों, तो कह सकता हूं ये संस्थाएं अपनी सभी क्रियाओं के बारे में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करती हैं। जबकि मेरे भाइयों मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये संस्थाएं अपनी क्रियाओं के बारे में किसी को सूचित नहीं करती। आगे दोस्तों मैं अगले कारण के बारे में कहूं तो ऐसे कह सकता हूं दोस्तों
ये संस्थाएं लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, जबकि साथियों इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आगे दोस्तों मैं ऐसे बात करूं, ये संस्थाएं गरीबों को भी ऋण उपलब्ध करवाती हैं। जबकि साथियों ये संस्थाएं गरीब और कमजोर व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं करवाती। ये दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, या हम कहें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से अगर इसको देखें हम, तो साथियों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। प्रश्न पूछने वाला हमसे कई प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं कहूँ कि संस्थागत स्रोतों के कार्य क्या हैं, तो साथियों हम संस्थागत स्रोतों में पढ़ने वाले कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन करने वाला कहे कि गैर संस्थागत स्रोत क्या हैं, तो दोस्तों हम इन संस्थाओं का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अगर हम दोस्तों हमसे पूछने वाला ये कहे कि संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में कोई 2, 3, 4, 5 अंतर बताइए, तो साथियों हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों? वित्तीय संस्थाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग कौन सा हुआ दोस्तों? पहला भाग हो गया हमारा संस्थागत स्रोत और दूसरे हो गए गैर संस्थागत स्रोत। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं दोस्तों? ऋण प्रदान करते हैं। कितने स्रोत दोस्तों? 2, संस्थागत और दूसरे गैर संस्थागत। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं और गैर संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं। संस्थागत स्रोत वे स्रोत होते हैं दोस्तों जो हमारी जो केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नियंत्रण में क्या करते हो, कार्य करते हो साथियों, या हम कहें कि सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है संस्थागत स्रोत। जबकि वे संस्थाएं, वे वित्तीय संस्थाएं जो कि हमारी सरकार या हमारी बैंक, जो हमारी केंद्रीय बैंक है, उसके अधीन कार्य नहीं करते, जिन पर हमारी केंद्रीय बैंक का कोई क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसे वित्तीय स्रोतों को क्या कहा जाते हैं, गैर संस्थागत स्रोत। इट इज ओके। आगे मैं बात करूं मेरे भाइयों कि जो संस्थागत स्रोत होते हैं, ये संस्थागत स्रोत पूर्णतः किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं दोस्तों? RBI के नियंत्रण में। जबकि गैर संस्थागत स्रोत RBI के नियंत्रण में कार्य नहीं करते। आगे मैं कहूँ दोस्तों, इनके उदाहरण जो संस्थागत स्रोत हैं, इनमें हम बैंकों को शामिल कर सकते हैं,
सहकारी समितियों को शामिल कर सकते हैं, जबकि दोस्तों इसमें साहूकार, महाजन या देसी बैंकर आदि को क्या किए जाते हैं, शामिल। आगे हमने कहा कि ये स्रोत जनता की सेवार्थ या हम सामाजिक कह सकते हैं, सामाजिक दायित्वों का क्या करते हैं, वहन करते हैं दोस्तों, जबकि इन पर इन चीज़ों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आगे मैं ऐसे कहूँ साथियों कि ये संस्थाएं अपनी सभी क्रियाओं के बारे में जो अपनी नियामक जो संस्था होती है उसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जबकि इनके अपनी कोई नियामक संस्था नहीं होती। आगे दोस्तों ये संस्थाएं लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, जबकि ये संस्थाएं मुख्य रूप से किसके रूप का कार्य करती हैं दोस्तों, लाभ के उद्देश्य से। उद्देश्य इनका भी लाभ कमाना हो सकता है, लेकिन साथियों मुख्य उद्देश्य नहीं होता, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ये समाज के गरीब और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी ऋण उपलब्ध करवाती है दोस्तों, जबकि ये समाज के गरीब और कमज़ोर व्यक्तियों को क्या नहीं देती, ऋण नहीं देती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों ताकि हम आगे बढ़ सकें। साथियों संस्थागत स्रोतों के द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अभी संस्थागत स्रोत पढ़े हैं, जिसे क्या कहा गया, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, तो साथियों वित्तीय समावेशन के बारे में जब बात करें तो कह सकते हैं समाज के पिछड़े हुए व्यक्ति दोस्तों, कमजोर या साथियों कहें गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही, वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना ही क्या कहलाता है साथियों, वित्तीय समावेशन। किसे कहेंगे दोस्तों वित्तीय समावेशन, हमारे समाज के वे वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं और जिनकी आय कैसी है, निम्न, ऐसे वर्ग के लोगों को दोस्तों वहनीय मतलब जिनको क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, चुका सकते हैं, वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने का कार्य जो होता है दोस्तों, उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन। आगे मैं बात करूंगा मेरे भाइयों वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। तो अगला हमारा पॉइंट कौन सा होगा, वाणिज्यिक बैंकें तो साथियों जब वाणिज्यिक बैंक के बारे में चर्चा करें, इनको समझने से पहले हमने देखा था दोस्तों जो नितेश और चांदनी थे, वो नितेश और चांदनी अपनी आय का एक अधिक भाग क्या करते थे, बचत के रूप में रखते थे दोस्तों।
क्योंकि इनकी आय अधिक थी और इनके खर्च कैसे थे दोस्तों, कम। इसलिए मेरे साथियों, इनकी जो बचत थी, इस बचत को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें एक संस्था की क्या थी, आवश्यकता थी। ये लोग चाहते थे कि हमारी इस बचत को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा जाए जहाँ से हम तब चाहें इसको प्राप्त कर सकें और साथ में क्या प्राप्त हो सके, हमें ब्याज प्राप्त हो सके। तो मेरे साथियों, जो नीतीश और जो चांदनी थे, नीतीश और चांदनी की वस्तुओं को जमा करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए और उस पर ब्याज प्राप्त करने के लिए एक संस्था की क्या थी दोस्तों, आवश्यकता थी। तो साथियों, जो संस्था की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा जो किया था दोस्तों, हम कह सकते हैं किसने, वाणिज्यिक बैंक ने। किसकी आवश्यकता को, नीतीश और चांदनी की आवश्यकता को। मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, जो हमारी बैंकें होती हैं वो वित्तीय मध्यस्थ का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं भाइयों, वित्तीय मध्यस्थ का। कौन कार्य करती हैं, हमारी बैंकें। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, मैंने कहा था पी जो था वो किसके लिए, संजय, और किसके लिए, पंकज के लिए उपयोग में लिया मैंने। जबकि जो जेड उपयोग में लिया था मैंने किसके लिए, नीतीश और चांदनी के लिए। जबकि आर एक वित्तीय मध्यस्थ का कार्य कर रही थी। मैंने कहा साथियों, संजय और पंकज दोनों जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता थी, ऋण की। जबकि साथियों, संजय और पंकज की आवश्यकता को पूरा करने का जो हम कह सकते हैं एक जो उसमें जो क्षमता थी दोस्तों, वो क्षमता किसमें निहित थी, जेड में, नीतीश और चांदनी में थी। लेकिन नीतीश और चांदनी पंकज और संजय को नहीं जानते, इसलिए वो अपनी इस आय को, अपने इस बचत को किसको नहीं दे सकते, सीधे पंकज को नहीं दे सकते। तो इनके बीच में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि संजय और पंकज को भी अच्छी तरह से जानता हो और जो किसको भी, और नीतीश और चांदनी को भी अच्छी तरह से जानता हो। तो मेरे साथियों, वो ऐसा व्यक्ति कौन है, आर। तो नीतीश और चांदनी की जो बचत थी उस बचत को किसको दिया जाएगा, आर को दिया जाएगा। आर अपनी जिम्मेदारी पर यह पैसा किसको वापस करेगा दोस्तों, किसको ऋण के रूप में देगा, संजय और पंकज को देगा। तो यहाँ वित्तीय मध्यस्थ का जो कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, आर। और यहाँ वित्तीय मध्यस्थ का कार्य कर रही है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक। इट इज ओके। साथियों, मैं ऐसे कहूं कि जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी करती हैं कि जो जमाकर्ता होते हैं इनको जमाकर्ताओं की मांग पर
इनके खाते में जो जमा राशि होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, ये वापस कर देते हैं, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। क्या समझे आप? वाणिज्यिक बैंकें जो कार्य करती हैं दोस्तों, जमा का कार्य करती हैं, ऋण देने का कार्य करती हैं और निवेश का भी कार्य करती हैं दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे हैं नितेश और चांदनी की। माना कि नितेश और चांदनी ने अपनी जो बचत थी उस बचत को सुरक्षित रखने के लिए किसके पास जमा करा दिया? वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा करा दिया। साथ में वाणिज्यिक बैंक इन्हें क्या दे रही हैं? ब्याज भी देती हैं। लेकिन साथियों मैं कहूं कि अगर बीच में किसी भी कारणवश नितेश और चांदनी को अपने कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या वाणिज्यिक बैंक देगी? जी हाँ, बिल्कुल देगी दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना कि वाणिज्यिक बैंकें नितेश और चांदनी के पैसों को जब नितेश और चांदनी चाहेंगे तब वापस कर सकती है। क्या समझे साथियों? हर व्यक्ति चाहते हैं कि उसकी जो बचत है वो बचत सुरक्षित रहे, साथ में उस पर ब्याज भी मिले, और साथियों वो इन सबसे ज़्यादा चाहती है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमें हमारी बचत भी हमें वापस मिल जाए। जब हमें हमारे धन की ज़रूरत पड़ी तब हम उस धन को वापस भी प्राप्त कर सकें। तो ये सब कार्य कौन करेगी दोस्तों? वाणिज्यिक बैंक। जो वाणिज्यिक बैंक का ये कार्य है दोस्तों, जमाकर्ता की मांग पर उसकी जमा को क्या कर देती है? वापस कर देती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मांग जमा। आई बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वाणिज्यिक बैंक ये कार्य करती क्यों है? फिर वाणिज्यिक बैंक ये कार्य करती क्यों है? क्योंकि वाणिज्यिक बैंक के पास कुछ अपना रहा। जो बैंकें होती हैं दोस्तों, ये बैंकें बचतकर्ताओं की जमाओं को स्वीकार करती हैं और जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है उनको ऋण प्रदान करती हैं। तो जो पैसा था दोस्तों, जो इन्होंने पैसा जमा करा, उस पैसे को किसको दे दिया दोस्तों? जो ऋण प्राप्त करने वाले, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है दोस्तों। तो मेरे साथियों, बैंक जो कार्य कर रही है एक मध्यस्थ का कार्य कर रही है, या मैं कहूँ कि एक सेतु का कार्य कर रही है। लेकिन बैंक को क्या मिलता है इसके बदले में? बैंक ये जोखिम क्यों लेती है मूल? भाई बैंक मध्यस्थ का कार्य कर रही है और मध्यस्थ में हो क्या रहा है कि बैंक जमाकर्ताओं की जमाएं स्वीकार कर रही है और साथ में दोस्तों जिन्हें ऋण की आवश्यकता है उनको ऋण प्रदान कर रही है। जो पैसा इसने जमा किया उसको क्या कर दिया? ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को वितरित कर दिया। फिर इसका अपना इसमें क्या है? इसका अपना इसमें क्या है? जो हमारी बैंकें हैं ये वित्तीय मध्यस्थ का कार्य क्यों कर रही हैं? ये इतनी बड़ी जोखिम मोल क्यों लेती हैं? फिर साथियों आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब बैंकों ने जो पैसा जमा किया था उस जमा पैसा को किसको दे दिया? ऋण वाले व्यक्तियों को दे दिया, ऋण पर दे दिया। तो साथियों माना कि कुछ व्यक्तियों को पैसों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि मैंने कहा कि नितेश और चांदनी ने अपनी बचत कहाँ जमा कर दी? बैंक में जमा की दोस्तों, बैंक में जमा की। लेकिन यहाँ मैंने कहा था कि बैंक में उसकी राशि सुरक्षित है, उस पर ब्याज भी मिल रहे हैं और जब चाहे वो अपने धन को वापस निकाल भी सकती है। माना कि बैंक में जमा कराया नितेश और चांदनी ने अपनी बचत को, और बचत को जमा करने के बाद बैंक ने इस बचत को किसको दे दिया दोस्तों? संजय और पंकज को दे दिया। तो बैंक के पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि बैंक ने उस पैसे को कहाँ दे दिया दोस्तों? संजय और पंकज को दे दिया है। उसी समय किसको ज़रूरत पड़ी? नितेश और चांदनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी।
तो साथियों क्या बैंक उस पैसे को वापस लौटा पाएगी? क्या नितेश, क्या पंकज और जो संजय था दोस्तों, वो उस समय पैसे को वापस लौटाने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि संजय और पंकज को जो पैसा दिया गया एक बाउंडेशन पे दिया गया, एक अनुबंध पर दिया गया, चाहे वो 5 महीने का अनुबंध है, 6 महीने का या 1 साल का है। तो 1 साल पहले तो हम उससे तगादा कर ही नहीं सकते, उनसे पैसा वापस ले नहीं सकते, और इसी जरूरत पहले पड़ गई तो बताओ इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी? इसका दोस्तों हमारी इस बैंकिंग प्रणाली में एक ऐसी नियमावली होती है, क्या एक हम कह सकते हैं कि जो बैंक होती हैं दोस्तों वो अपनी जमाओं का कितना 15% अपने पास रखती है। कितना प्रतिशत मेरे भाइयों? बैंक अपनी जमाओं का 15% अपने पास रखती है। शेष बचा कितना दोस्तों? 85%। 85% धन को क्या कर देती है? ऋणी व्यक्तियों को दे देती है, ऋण पर दे देती है। बची कितनी इसके पास? 15%। तो क्या 15% में बैंक का काम चल जाता है? जी हाँ बिल्कुल भाइयों, 15% में बैंक अपने कामकाज को पूरा कर लेती हैं, क्योंकि दोस्तों एक दिन में जो जमा करने वाले होते हैं, उन्हें जमा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है? ज़्यादा होती है, और निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनकी संख्या कैसी होती है? कम। इसलिए बैंक अपने उस लेन देन को कितने % धन से? 15% धन से क्या कर देती है? संपन्न। शेष बचा 85% जो भाग है उसे ऋण वाले व्यक्तियों को दे देती है, जिन्हें उत्पादन और उपभोग के लिए धन की क्या होती है? आवश्यकता। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों, बैंक अपने पास कितना प्रतिशत धन रखती है? अपनी जमा का टोटल 15% भाग बैंक अपने पास रखती है। शेष बचा 85% जो भाग है उसे उत्पादन और उपभोग के लिए जो धन की आवश्यकता वाले व्यक्ति होते हैं उनको ऋण के रूप में क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। 15% से बैंक अपना कार्य चला लेती है। क्यों चला लेती है दोस्तों? क्योंकि एक दिन में जो जमा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और निकालने वालों की संख्या कैसी होती है? कम। ये बात यहाँ तक समझ में आई? तो साथियों नितेश और चांदनी की जो पूर्ति है वो कितने प्रतिशत धन से की जाएगी दोस्तों? 15% से। सिर्फ नितेश और चांदनी के लिए बैंक नहीं खोली गई, नितेश और चांदनी जैसे लोगों के लिए बैंक खोली गई। इट इज ओके साथियों, मैंने आपको बताया था कि बैंक ये कार्य करती क्यों है, ये जोखिम उठाती क्यों है, आखिर बैंक को मिलता क्या है इसमें। साथियों ध्यान रहे कि जो जमाकर्ता होते हैं, इन जमाकर्ताओं को जो बैंक ब्याज देती है वो ब्याज कैसा देती है? कम। इसकी ब्याज की दरें कैसी होती हैं? कम होती हैं दोस्तों। जबकि ऋण जिनको दिया जाते हैं इनकी ब्याज की दरें कैसी होती हैं दोस्तों? अधिक। जब हम अपना पैसा बैंक में जमा कराएंगे तो ब्याज हमको जो उस पर जो बैंक हमको जो ब्याज देगी उस पैसों पर वो कैसा देगी दोस्तों? कम देगी। उसकी दरें कम होंगी, लेकिन अगर हमें बैंक से ऋण लेना है तो दोस्तों हमें ऋण के बदले में जो ब्याज की दरें देनी पड़ेंगी वो कैसी देनी पड़ेंगी? अधिक। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है दोस्तों, जब हमने पैसा जमा कराया तो हमें ब्याज के रूप में कम धन मिला, लेकिन जब हमने बैंक से कर्ज लिया तो हमें ब्याज के रूप में धन कैसा देना पड़ता है? ज़्यादा देना पड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है दोस्तों यही क्या कहलाती है? बैंक की आय। इसलिए बैंक क्या करती है दोस्तों? कार्य करती है। समझ में आया आपको बैंक की आय किसे कहते हैं? जो जमाकर्ता होते हैं उन जमाकर्ताओं के लिए जो बैंक ब्याज देती है उस ब्याज की दरें कैसी होती हैं? कम। जबकि साथियों
ऋण लेने वाले व्यक्तियों को जो ब्याज की दरें होती हैं, उनको जो ब्याज देना पड़ते हैं उनकी दरें कैसी होती है? अधिक। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ वो अंतर क्या कहलाएगा? बैंक की आय। क्या समझे साथियों? आगे मैं बात करूं दोस्तों, आपने साथियों नगद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। जी हाँ साथियों, मैंने कहा कि आपने नगद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। क्या चेक से भी भुगतान किया जा सकते हैं? जी हाँ साथियों, हम चेक से भी भुगतान कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल होगा दोस्तों कि चेक होता क्या है दोस्तों। चेक को अगर हम डिफाइन करें तो कहेंगे दोस्तों, चेक एक ऐसा आदेश पत्र होता है चेक एक ऐसा आदेश पत्र होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि भुगतान करने का आदेश देता है। मैं आशा करूंगा साथियों कि आप सभी ने चेक को देखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों कि चेक में हमें कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी पड़ती हैं। तो हमें चेक में कौन कौन सी पूर्तियाँ करनी पड़ती हैं दोस्तों, उनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों पहली पूर्ति की, तो पहली पूर्ति होगी दो समांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। साथियों माना कि ये चेक हैं, चेक के इस कॉर्नर में दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों, जिसमें लिखा होता है AC। तो इसका मतलब है दोस्तों इस चेक का भुगतान किस में किया जाएगा? अकाउंट में ही। आजकल चेक ऐसे भी जारी किए जाते हैं जिन चेकों की राशि का भुगतान किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जाकर उसको बाई हैंड क्या कर सकता है दोस्तों? प्राप्त कर सकता है उस राशि को। लेकिन उन चेकों में
जो जोखिम की समस्याएं होती है, रिस्क जो होती है वो अधिक होती है दोस्तों अपेक्षा इनके। तो पहला कार्य क्या करना है दोस्तों, चेक के कॉर्नर में हमें दो तिरछी रेखाएं खींचनी है समांतर, जो किस बात का इंडिकेट करता है दोस्तों, वो हमें बताते हैं कि इस चेक का जो भुगतान किया जाएगा दोस्तों बाई हैंड ना करके किस में किया जाएगा, उस व्यक्ति के अकाउंट में ही किया जाएगा। इट इज ओके। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों इसके बिना भी हम चेक जारी कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो इन दो समांतर जो तिरछी रेखा है इनके बिना हम अगर चेक जारी करते हैं तो जो हमारा चेक होता है दोस्तों, उस चेक पर जो राशि होती है उस राशि को उस नाम का व्यक्ति क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बाई हैंड प्राप्त करेगा दोस्तों, जिसमें बहुत सारी जोखिमें होती हैं। आगे मैं बात करूं दूसरी गणपूर्ति की दोस्तों, दूसरी गणपूर्ति होती है जारी करने की दिनांक। कि हमने चेक को किस दिन जारी किया। तीसरी मैं बात करूं दोस्तों भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम। चौथी मैं बात करूं दोस्तों भुगतान की राशि। पांचवी भुगतान की राशि दोस्तों हमें अंकों में लिखनी पड़ती है। और आगे मैं बात करूं दोस्तों भुगतान की राशि हमें किस में लिखनी है, शब्दों में दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों